नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रामण्णा ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स इन लॉ मेकिंग इन इंडिया इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ लीगल प्रॉब्लम्स। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार के लॉस बन रहे हैं, जिस तरह से डिबेट डिक्लाइन हो रहा है पार्लियामेंट में, उसकी वजह से बहुत ही पुअर लॉस आ रहे हैं। तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्टिंग लॉस आ रहे हैं, एम्बिग्युइटी आ रही है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा लिटिगेशन बढ़ रही है। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर हम एक विश्लेषण करेंगे कि क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम विद द सॉरी स्टेट ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडिया, और अंत में कुछ सुझाव देखेंगे जिससे कि हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये काफी जरूरी चर्चा होगी उन लोगों के लिए जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। टिपिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो गई या फिर स्टेट पीएससी हो गई, जहां पे आपको सवाल आ सकता है। इनफैक्ट इस स्टेटमेंट के ऊपर ही बेस मैं आपको किस तरह से मेंस के सवाल बन सकते हैं ये भी बताऊंगा इन सम टाइम। तो ये सब जानकारी लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इन आईडी से फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर किसी भी स्टेट पीएससी की, तो यहां है लिस्ट स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस की। बस चले जाइए studiiq.com पे या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट द प्रोग्राम्स एंड अवेल दीज। काफी सारे डिस्काउंट चल रही है अगस्त में। चलिए बात करते हैं खबर के बारे में। 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन चल रही थी। वहां पे चीफ जस्टिस एनवी रामण्णा ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि लॉ मेकिंग इन इंडिया हैज फॉलन ओवर द ईयर्स, यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्ट्स दैट आर कमिंग, द प्रोविजंस दैट आर कमिंग, इट इज फॉलिंग। उन्होंने लेमेंट किया। ये अगर स्टेटमेंट देखो, Chief Justice of India lamented over the sorry state of affairs of lawmaking and the parliamentary debate in the country, saying there was a lot of ambiguity in the laws which was triggering a lot of litigation. It is causing inconvenience to the citizens, to the court and to the country itself. अब ये जो स्टेटमेंट है, अगर इसके सामने मैं सिंपली आपको एक कीवर्ड दे दूं, एग्जामिन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, तो ये आपके लिए टिपिकल मेंस का सवाल बन जाएगा कि इंडिया में पार्लियामेंट्री डिबेट्स हो गई, लॉ मेकिंग हो गई, उसकी क्वालिटी पिछले कुछ सालों से, एक दशक से या फिर 2 दशकों से हम लोग कह सकते हैं काफी ज्यादा डिग्रेड हो रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है कोर्ट में, सिटीजन्स को और देश को। चलिए समझते हैं एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, इस स्टेटमेंट का क्या तात्पर्य था हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम लोग देखें लो स्टैंडर्ड्स ऑफ लॉ मेकिंग किसकी वजह से हो रहे हैं, सबसे पहली चीज डिसरप्शन हो रही है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में। हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे कितनी एफिशिएंसी रही है लोकसभा की, राज्यसभा की। पार्लियामेंट्री सेशंस कम हो रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 2 साल में काफी ज्यादा शॉर्टर पार्लियामेंट्री सेशंस आए हैं। अब इसके लिए एक एक्सक्यूज हम लोग मान सकते हैं बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, बट उससे पहले भी जिस तरह से एफिशिएंसी रही है हमारे संसद की, स्पेशली लोकसभा राज्यसभा की, इट हैज बीन वेरी वेरी लो। इसके अलावा बहुत सारे बिल्स हैं जो बिना डिबेट के पास हो रहे हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने कुछ दिनों पहले बात की थी ओबीसी अमेंडमेंट बिल की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, वो एक दिन पहले इंट्रोड्यूस हुआ, अगले दिन लोकसभा में पास हुआ, उसके अगले दिन राज्यसभा में पास हुआ और प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए चला गया। यानी कि बहुत ही जल्दी बिल्स को पास किया जा रहा है, बड़ी जल्दी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, बड़ी जल्दी पास हो जाते हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज को भी उन्हें भेजा नहीं जा रहा है, यानी कि एक तरह से डिबेट, डेलिब्रेशन, डिस्कशन नहीं हो रहा है इन लॉस के ऊपर। अब अगर डिबेट नहीं होगा, अगर डिस्कशन नहीं होगा, तो वो रिफाइन कैसे होंगे? अगर रिफाइन नहीं हो रहे, इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स पैदा हो रही है आगे चल के। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं इन चीजों को, किस तरह पार्लियामेंट्री डिक्लाइन चल रहा है। ओवर द ईयर्स हम लोगों ने देखे ये कि सिटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट कंटिन्यूसली डिक्लाइन पे है। अगर आप देखिए शुरुआती दौर पे हमारा जो संसद था 1950s में, स्पेशली आप 1952-58 इलेक्शन की बात देखिए, उनकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा थी। यानी कि ऑन एन एवरेज 130 दिन सिटिंग होती थी पार्लियामेंट की, संसद की। लेकिन अगर आप यही 21st सेंचुरी की बातें देखिए, 21st सेंचुरी में इसका एवरेज है समवेयर अराउंड 70 डेज। यानी कि number of sittings has gone down. That means the amount of time जो डिस्कशन करते हैं वो कम हुआ है, क्वालिटी ऑफ डिबेट कम हुआ है। इसके अलावा अगर आप इन जनरल प्रोडक्टिविटी देखिए, प्रोडक्टिविटी यहाँ पे अगस्त 2021 की प्रोडक्टिविटी दी हुई है, तो सेशन बाय सेशन फ्रॉम अक्टूबर 21st सेंचुरी का डेटा यहाँ पे यू कैन सी दैट द प्रोडक्टिविटी हैज बीन कंटिन्यूसली गोइंग डाउन, यहाँ पे स्पेशली इन रीसेंट टाइम्स। अब प्रोडक्टिविटी लो होने के कारण क्वालिटी ऑफ लॉस आर गोइंग डाउन। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें क्वालिटी ऑफ अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, सवाल जो करते हैं सरकार से सवाल पूछते हैं क्वेश्चन आर में, क्वेश्चन आर क्या होता है जिसमें
विपक्ष हो या फिर कोई भी जो मेंबर हो संसद का, दे कैन रेज अ क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है सरकार को। इसमें स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन मतलब जहां पे आप एक ओरल रिप्लाई मिलेगा मिनिस्टर से, जो भी कंसर्न मिनिस्टर है, या फिर अनस्टार्ट क्वेश्चन जहां पे रिटर्न रिप्लाई मिलती है, और भी बहुत सारे प्रोसीडिंग्स है। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन आर की एफिशिएंसी देखिए, क्वेश्चन आर का अलॉटेड टाइम देखिए कितना यूज हुआ है, 61% ओनली। Between 2015 to 2019, राज्यसभा could utilize only 40% of the time allotted. लोकसभा बेसिकली यूज 61%। आप यहाँ पे देख सकते हो 2011 से लेके 2020 तक का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। ऑन एन एवरेज ओनली 60% इज यूज्ड इन लोकसभा एंड ऑन एन एवरेज ओनली 40% इज यूज्ड इन राज्यसभा। तो दिस क्लियरली शोज कि डिबेट नहीं हो रहा है, डिस्कशन नहीं हो रहा है, जवाब नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा टाइम स्पेंट ऑन डेलिब्रेशन, अब ये क्लासिक चीज है जिससे हमें एक आइडिया मिलती है कि कोई बिल जब इंट्रोड्यूस हो रहा है वो कितनी जल्दी पास हो रहा है। देखिए बजट की अगर बात करें, बजट पहले 1950 के दशकों में 1950 से 60s में 123 घंटे बजट के ऊपर डिस्कशन चला करती थी, लेकिन 21st सेंचुरी में पिछले 10 सालों में 2010 से 2020 में केवल 39 आवर्स में जल्दी से बजट को पास किया जाता है। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ बिल्स जो 21st सेंचुरी में पास हुए हैं उन पे ऑन एन एवरेज 3 घंटे से भी कम चर्चा हुई है। आप यहां पे देख सकते हो 15th एंड 16th लोकसभा का यहां पे डेटा दिया हुआ है, लोकसभा राज्यसभा का। यू कैन सी हियर लेस देन 3 आवर्स वुड बी इन मेजॉरिटी, यानी कि बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उस बहुत ही कम चर्चा हो रही है और जल्द से जल्द उन बिल्स को पास किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्वालिटी प्रोडक्ट या फिर क्वालिटी एक्ट्स नहीं बन रहे हैं। अब यहां पे पार्लियामेंट्री कमिटीज को भी साइडलाइन किया जा रहा है। अब हम ये मानते हैं कि लोकसभा की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, बहुत कम समय मिलता है बात करने के लिए एक सांसद को, इसीलिए पार्लियामेंट्री कमिटीज बनी है, राइट। डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, दूसरी स्टैंडिंग कमिटीज, अडॉक कमिटीज बनी है, ताकि अगर पार्लियामेंट खुद डेलिब्रेट नहीं कर पा रहा है तो इन कमिटीज को बिल भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें पिछले एक दशक में जिन बिल्स को कमिटीज के पास भेजा है उसका नंबर भी काफी कम हुआ है। अगर हम लोग बात करें 2014 से लेकर 2019 तक 16th लोकसभा का डेटा अगर देखिए 186 बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिसमें से 142 बिल हैव बीन इंट्रोड्यूस विदाउट एनी प्रायर कंसल्टेशन। इसके अलावा जो कमिटीज को भेजी गई है उसका तो डेटा काफी ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ है। देखिए ये 14th लोकसभा का है जहां पे 60% बिल्स पार्लियामेंट्री कमिटीज को भेजे गए थे फॉर डिलिब्रेशन। अगली जो लोकसभा थी 15वीं लोकसभा 2009 से 2014 तक 71 बिल्स वहां पे भेजे गए थे टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज। लेकिन अगर हम लोग 16वीं और 17वीं तो अभी चल रही है, जिसमें ओनली 10 अप्रोक्सीमेटली 11%, अगर हम लोग आज की बात करें 11% ऑफ द बिल्स हैव बीन सेंट टू पार्लियामेंट्री कमिटीज, यानी कि वी कैन सी पार्लियामेंट्री कमिटीज को भी काफी अंडर यूटिलाइज्ड रखा गया है। अब इन सब चीजों की वजह से हो क्या रहा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रामण्णा ने यही हाईलाइट किया कि बहुत सारे गैप्स हैं लॉ मेकिंग में, लॉस अच्छे क्वालिटी के नहीं आ रहे हैं, इनफैक्ट कॉन्फ्लिक्टिंग लॉस आ रहे हैं, बहुत सारी एम्बिग्विटी है, जिसकी वजह से पुअर क्वालिटी प्रोविजंस आर कमिंग विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग विद द अदर प्रोविजंस। अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इनफैक्ट ये तो काफी इजी है समझने के लिए, लेकिन मैं एक उदाहरण ले रहा हूं यहाँ पे, जिस किसी टॉपिक के सबसे ज्यादा केसेस है मैंने उसको लिया हुआ यहाँ पे, एन एग्जाम्पल व्हाट इज द इंपैक्ट। इंडिया में अगर हम लोग बात करें जमीन से जुड़े हुए जो विवाद है, सबसे ज्यादा केसेस आपको मिलेंगे इंडियन कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स हो या फिर आपको हाई कोर्ट्स हो, सुप्रीम कोर्ट जो भी हो। ये कहा जाता है 25% केसेस जो है जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है वो प्रिडोमिनेंटली लैंड डिस्प्यूट्स के ऊपर होते हैं। 30% रिलेटेड टू एक्विजिशन, सर्वेस की प्रॉब्लम होती है। इन जनरल इंडिया में अराउंड 2/3 ऑफ द केसेस, सिविल केसेस, दे आर रिलेटेड टू लैंड। अब टिपिकली आप देखिए लैंड के जो केसेस है उनमें कितने स्तर पे लॉस आ चुके हैं, कितने कॉन्फ्लिक्टिंग लॉस है। इनफैक्ट लिस्ट तो आपको बहुत लंबी मिलेगी, बट मैंने आपको एक रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट यहाँ पे 1 डजन एक्ट्स या बिल्स के दिए हुए जो कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। और इन जनरल इन केसेस को रिजॉल्व होने में ऑन एन एवरेज 20 साल लगते हैं। तो इमेजिन कीजिएगा किस स्तर पे हमारे देश में जो लिटिगेशन हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द फॉल्टी लॉस और आई वुड से लो क्वालिटी एक्ट्स की वजह से। अब क्यों हो रहा है, देखिए पहले हमारे यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 12 यहाँ पे एक लिस्ट की हुई है। इनफैक्ट 12th में तो आप ऐड कर सकते हो, मैं अंदाजन बता सकता हूं अप्रोक्सीमेटली 50 के पास आपको लॉस मिलेंगे जो लैंड से रिलेटेड रहेंगे। लैंड एक्विजिशन एक एक्ट आ गया 2013 में, कांग्रेस सरकार ने लाया था, यूपीए 2 ने। उसके बाद
एनडीए सरकार ने कुछ ऑर्डिनेंसेस लाए, कुछ बदलाव लाए, कॉम्पेंसेशन के नए रूल्स लाए। पहले लैंड एक्विजिशन माइंस एक्ट है, आपको इंडियन ट्रामवेज एक्ट, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एक्ट, हाईवेज एक्ट है, पेट्रोलियम मिनरल पाइपलाइंस एक्ट है। इन सारी जगहों पे लैंड एक्विजिशन होता है और कहीं ना कहीं ये सारे एक्ट्स इसके साथ कॉन्फ्लिक्टिंग में मिल जाएंगे या फिर कुछ ना कुछ प्रोविजंस आपको मिलेंगे जो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। यानी कि जब ये लॉस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लैंड, तो यहां पे दूसरे जो पुराने लॉस है उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से लिटिगेशन और भी बढ़ेगा। अगर ये आप 12वां पॉइंट देखिए, यहां पे केंद्र सरकार के लॉस है, राज्य सरकारों के अपने खुद के डिफरेंट लैंड लॉस है। इसके अलावा अगर आप फॉरेस्ट लॉ को देखिए, उनसे भी काफी ज्यादा केसेस आ चुके हैं और काफी ज्यादा विवाद छिड़ चुके हैं। और जो हमारा लीगल सिस्टम है वहां पे लॉयर्स का काम ही यही है कि यू जस्ट फाइंड अ लूप होल। अगर आपको लूप होल मिलेगा तो केस चलता रहेगा, एट द एंड ऑफ द डे कॉम्प्रोमाइज होगा या फिर 20-25 साल बाद कोई वर्डिक्ट निकलेगा। अब इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ है? इन सब चीजों की वजह से सिटीजन्स परेशान है, इन सब चीजों की वजह से कोर्ट्स परेशान है और इन सब चीजों की वजह से देश परेशान है। अब ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया लैंड का। अगर आप कोई भी एग्जांपल लीजिए, फॉर इंस्टेंस चलिए बात करते हैं जीएसटी के बारे में। देखिए जीएसटी आया 2016 के बाद, अगर आप तब से केसेस को देखें तो जीएसटी भी आपको काफी ज्यादा लिटिगेशन मिल जाएगी। फॉर इंस्टेंस जो आगे आने वाला बिल है, एक बिल की मैं बात कर सकता हूं, डेटा प्रोटेक्शन बिल आ रहा है। डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था। बीएन श्रीकृष्णा कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, उसकी बिना पर जो डेटा प्रोटेक्शन बिल आने वाला है। अगर डेटा प्रोटेक्शन बिल पास भी हो जाएगा, उसके बाद आई एम क्वाइट श्योर कि उससे भी लिटिगेशन और बढ़ेगी। अगर मैं डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात करें, उसकी कॉन्फ्लिक्टिंग आपको ई कॉमर्स रूल के साथ मिल जाएगी, आईटी एक्ट के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस मिल जाएगी, अगर हम लोग क्वालिटी लॉ नहीं बनाएंगे तो। अब सवाल ये उठता है, सर इस चीज के लिए मैं करूं क्या? मैंने आपको बता दिया, एक तो पार्लियामेंट्री डिबेट्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि पार्लियामेंट में प्रॉब्लम चल रही है, डिबेट्स क्वालिटी नहीं आ रही है, इसकी वजह से लॉ क्वालिटी नहीं हो रही है। इसके अलावा जो भी निटिग्रिटी से प्रॉब्लम्स है उसको एनालाइज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। तो यहां पे मैंने कुछ प्रोविजंस बताया है जिसको हम लोग ला सकते हैं, जिससे हम लोग कुछ बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि एक मिनिमम नंबर ऑफ सिटिंग कर दीजिए पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, यानी कि इतने दिन साल में कंपलसरी सिटिंग होनी चाहिए। क्योंकि देखिए कोविड के चलते तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, एक महीना भी सिटिंग नहीं होती, 30 डेज की भी नहीं हो बहुत सारे राज्यों में। तो एक मिनिमम नंबर आ जाएगा तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट द पार्लियामेंटेरियंस, द एमएलएस विल सिट एंड डेलिब्रेट। इसके अलावा अभी फिलहाल कोरम है 10%, तो कोरम को हम लोग बढ़ा के 50% अटेंडेंस कर सकते हैं। कोरम क्या होता है कि संसद की जो प्रोसीडिंग होती है उसके लिए मिनिमम अटेंडेंस की जरूरत होती है। तो मिनिमम कोरम अभी क्या है संसद में? 10% मेंबर्स हो तो आप डेलिब्रेट करके बिल पास कर सकते हो। तो उसको रूल्स बदल कर 50% कर सकते हैं। ये केवल सुझाव है, राइट? और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ये सुझाव एक्सपर्ट्स ने दिए हुए हैं, दूसरे कुछ सुझाव है जो कुछ मैंने भी ऐड किया हुआ यहाँ पे। एक और चीज हो सकती है जिससे हम लोग क्वालिटी ऑफ डिबेट्स अच्छे कर सकते हैं, वो है जो विप का सिस्टम है उसको बदल। विप का सिस्टम मतलब देखिए हमारे संसद में क्या होता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उनका एक विप होता है। विप मतलब जो जिसको भी विप नियुक्त किया गया वो कहेंगे इस पर्टिकुलर बिल पे हमारी पार्टी, समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी है, वो ऐसे ही वोट करी, सब लोग हाँ या सब लोग ना ही कहेंगे। अगर कोई उस विप की बात के खिलाफ जाएगा, उनके ऑर्डर के खिलाफ जाएगा, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है। तो ये जो विप सिस्टम है इसको मिनिमम कर दिया, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। विप सिस्टम केवल आप नो कॉन्फिडेंस मोशन पे लगा दीजिए या फिर मनी बिल पे लगा दीजिए, उस पे अब जो भी समझ लीजिए एनडीए के जो भी विधायक है तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में खिलाफ वोट नहीं कर सकते या फिर मनी बिल के प्रति खिलाफ वोट नहीं कर सकते। बट दूसरी चीजों में अगर वो चाहे तो अपनी कॉन्शियंस से वोट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के प्रावधान ला सकते हैं जिससे क्वालिटी बिल्स आ जाए, प्राइवेट मेंबर बिल्स बढ़ा सकते हैं, और हम लोग डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज जो है उसमें स्पेशलाइजेशन ला सकते हैं, ताकि जो भी बिल जाएगा उनके पास जल्द से जल्द वो लोग डेलिब्रेट करके इनपुट्स दे। साथ ही साथ डिसरप्शंस की हम लोगों ने बात की थी, बहुत ज्यादा डिसरप्शंस होती है, अनरूली बिहेवियर हो चुका है। हाल ही में भी आप लोगों ने देखा, इस मॉनसून सत्र में भी पेपर फाड़े गए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर फेंके गए, बहुत सारी चीजें होती है। तो अनरूली मेंबर्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। साथ ही साथ एक ऑपोजिशन जो है रिस्पॉन्सिबल ऑल्टरनेट ऑपोजिशन होना चाहिए। अब यहां पे देखिए यूके में एक कॉन्सेप्ट है समथिंग कॉल्ड एज शैडो कैबिनेट। अब शैडो कैबिनेट मतलब हमारा जो एनडीए का कैबिनेट है
उसी के बराबर ऑपोजिशन अपनी कैबिनेट बनाएगी। यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट को कॉर्नर करना है तो आपका खुद का भी एक मंत्री है, ऑपोजिशन का एक मंत्री है जो उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को कॉर्नर कर पाएगा। या फिर अगर समझ लीजिए एक सरकार मेजॉरिटी लाने में विफल रही है तो इमीडिएटली दूसरी सरकार आ जाएगी और हमारे पास इमीडिएटली एक कैबिनेट रेडी रहेगी। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है लेजिस्लेटिव इंपैक्ट असेसमेंट का। अब ये जनरली हमारे देश में होता नहीं। लेजिस्लेटिव इंपैक्ट असेसमेंट मतलब जैसे हम लोगों ने सुना है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है उस प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट के ऊपर क्या परिणाम होगा, प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ही हम असेस करते हैं और कुछ स्टेप्स बताते हैं। अब इसी तरह से लेजिस्लेटिव इंपैक्ट असेसमेंट क्या होता है, कोई भी लॉ आने से पहले ही असेस करे कि इस लॉ से कितने सारे केसेस बढ़ सकते हैं, किन दूसरे एक्ट के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, उन प्रोविजंस के साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो दोनों में या फिर किसी में बदलाव ला सकते हैं जिससे कि हम लोग लिटिगेशन कम करें। तो इंश्योर करें कि जब भी एक लॉ आए उससे लिटिगेशन कम से कम आए, इसको एंटिसिपेट करें और उस तरह के लॉ लाए जिससे एम्बिग्विटी ना हो, क्लैरिटी आ जाए, ताकि हमारे जो लीगल सिस्टम में लूपहोल्स इस्तेमाल करते हैं उन लूपहोल्स को कम करें। तो इन सब चीजों से हम लोग शायद आगे चल के क्वालिटी लॉस देख पाए अगर ये बदलाव आएंगे। ये तो केवल कुछ सुझाव थे। अगर आपके पास कोई सुझाव है जो आपने पढ़े हैं, जो आपने कहीं पे देखे हैं, किसी और दूसरे कंट्री में भी देखे, तो डू टेल देम इन द कमेंट सेक्शन सो दैट इट हेल्प्स एवरीबॉडी। विद दैट लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।